हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनाश सर, मैथ्स फैकल्टी एट मोशन कोटा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले 31 जनवरी में जो मैथ्स का पेपर आया था शिफ्ट 2 में, वो ठीक है। देखो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो समझो जरा कि अपने पास जो इक्वेशन है वो ई की पावर में 4 डिग्री में इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन टेकल कैसे कर सकते हैं, देखो जरा समझो। अपन इसमें ई रेस टू एक्स को अगर टी मान लिए ना, तो ये टी में 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी। और टी में 4 डिग्री की इक्वेशन कैसे बन रही है, देखो समझो जरा कि देखो ई रेस टू एक्स को पहले तो टी मान रहे अपन, तो मेन बात ध्यान ये रखना होगा कि एक्स तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो टी आएगा ना वो ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो टी पॉजिटिव रहेगा, ये बात खास ध्यान रखनी है, क्योंकि एक को ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन है उसके कैसे भी रूट आ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वो अपन वही करेंगे जिसके लिए क्या हो, अपना टी कैसा हो, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या क्या 4 डिग्री की इक्वेशन बन रही है, देखो जरा, प्लस 13 टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 4 डिग्री की इक्वेशन है ना, उसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई और करके इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं किसी और वेरिएबल में। वो कैसे समझ जा सकते हैं, देखो जब भी 4 डिग्री का जो पावर और जो कांस्टेंट पावर और 8 डिग्री 3 डिग्री की और टी की जो पावर है ना, वो अगर प्लस और माइनस 1 में हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को टी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। देखो करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि टी बराबर 0 इसका रूट भी नहीं है, तो टी स्क्वायर से अपन डिवाइड भी कर सकते। तो अगर टी स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये टी स्क्वायर प्लस ए 8t प्लस 13 माइनस 8/t प्लस 1/t स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो अब खूबसूरती क्या है इसमें, क्योंकि अब ये आप जरा अगर इसमें से 8 कॉमन लो के t माइनस 1/t को u मानोगे, तो अपने पास देखो t माइनस 1/t को क्या माना अपन ने, u। तो अभी देखो t पॉजिटिव था, अब u पे भी अपन देखेंगे कैसा होगा, लेकिन t माइनस 1/t को u मानने पर क्या हो जाएगा, देखो ये टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर को भी अपन कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि इसका स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर माइनस 2 इज इक्वल टू u। तो टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर को अपन लिख सकते हैं u प्लस 2, तो ये हो जाएगा u प्लस 2, u स्क्वेयर प्लस 2, सॉरी, तो u स्क्वेयर प्लस 2 मतलब कि क्या हो गया, u में क्या हो गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखो जरा अपने पास कैसी इक्वेशन बन जाएगी, देखो अपने पास ये था ई रेस टू एक्स और टी मानना, मैंने बोला था टी कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और एक्स अपने ln t भी बोल सकते हैं। फिर अपन टी स्क्वायर से डिवाइड किया, अपने पास इक्वेशन आ गई जो मैंने लिखी थी वही। फिर t माइनस 1/t को u मानेंगे, तो अपने पास टी स्क्वेयर प्लस 1/t स्क्वेयर इज माइनस 2 इक्वल टू u स्क्वेयर आ जाएगा। तो अभी अपने पास देखो ये इक्वेशन आ गई u में। अब क्या करेंगे, u वाली क्वाड्रेटिक को अपन ने सोल्व किया तो u के 2 रूट आए। अब खास बात ये है, देखो क्वेश्चन में जो आपको पूछा था ना, वो उसके रूट कितने आएंगे और कितने नेगेटिव आएंगे कितने पॉजिटिव आएंगे वो बोला रखा था, ठीक है ना। तो पहले देखो आपके पास u बराबर -3 u बराबर -5 आ रहा है, और उसी वजह से u क्या था, तो कि ये था। अब ये वाली क्वाड्रेटिक बनी इसकी मदद से, इसमें नहीं है, देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक का अगर 2 रूटों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव पक्का आएगा। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है, 2 रूट का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, तो नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव आ रहा है, एक रूट नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव वाला तो अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट, लेकिन जो पॉजिटिव वाला है ना, इससे सीधा सीधा नहीं बोल देना है कि इसका एक पॉजिटिव रूट आएगा और इससे भी सेम ही बन रही है, उससे भी एक पॉजिटिव रूट आएगा। क्यों, क्योंकि अपना हकीकत में इक्वेशन था एक्स में, एक्स था, अपन ने टी में माना था, बनाया था। अब देखो ये -1 आ रहा है, अभी अपन ने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो x बराबर क्या था भाई, x बराबर था ln t। अब ये ln t का यूज अपन कैसे करते हैं, देखो अगर t अगर 0 से 1 के बीच में कहीं पे भी लाई किया, तो x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अगर t 1 से बड़ा आया तो x कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मैंने ग्राफ पे इसकी 1 की वैल्यू चेक की थी, तो 1 की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। इसका मतलब 1 पे ये ऊपर चला जाएगा होगा, इसका मतलब इसका एक रूट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो x कैसा आएगा भाई, नेगेटिव। x कैसा आएगा, नेगेटिव। तो एक रूट नेगेटिव यहां से आएगा और दूसरा रूट नेगेटिव यहां से आएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो जरा कि 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैसे है भाई, बोथ आर नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन आया है वो किसका आया है, देखते जरा।
अपने पास दो रिलेशन है, एस अपने को ऐसे डिफाइन कर रखा है और टी अपने को ऐसे डिफाइन कर रखा है। अपने पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, किसके बारे में देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि अपने को ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में हर कहीं पे बताना है। तो अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव के पहले अपन सिमेट्रिक वाला देखो तुरंत मिल जाएगा। ए कोमा बी अगर अपने में है, देखो ध्यान रखना है, ए कोमा बी अगर अपने रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी अपने रिलेशन में अगर आ जाता है, अगर ये हर बार होता है तो अपन उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। और तीन वाली जो प्रॉपर्टी होती है कौन सी वाली, अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी ये दोनों पेयर अगर एस में हैं और अगर ए कोमा सी अगर एस में आ जाता है तो हर एक ऐसी दो पेयर के लिए एक पेयर मिल जाती है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अभी देखो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहली बात अपन प्रूव करने की कोशिश करते हैं, प्रूव नहीं हो पा रहा तो अपने को ऐसे काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता काउंटर एग्जाम्पल अपने को मिल जाए। तो इसको प्रूव करने की कोशिश की गई थी, तो प्रूव अपन देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखो 2 प्लस ए बाई बी अगर पॉजिटिव है, 2 प्लस ए बाई बी अगर पॉजिटिव है तो इससे क्या होगा, इससे होगा ए बाई बी कैसा आएगा भाई, -2 से बड़ा आएगा। चलो ठीक है, अगर ए बाई 2 -2 से बड़ा आ रहा है तो क्या बी बाई ए -2 से बड़ा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों, देखो जरा अपन देखते हैं, अगर a बाई 2 अपने को -2 से बड़ा, ए को मान लो ले लो, ए को ले लो, अपन ले लेते हैं 1, चलो ए को ले लिया 1 और बी को ले लिया -2, चलो जो मजा आया ऐसे ले लिया। अब ए दो नंबर के लिए क्या अपन देखो देख भी सकते हैं कि ए बाई 2 अगर मतलब -1/2 तो पक्का -2 से बड़ा है, लेकिन -2/1 वो बड़ा नहीं है। क्या है, -2/1 है ना, वो -2 से बड़ा नहीं है भाई, ये रिलेशन गलत है। तो पक्का अपना जो एस सेट है ना वो पक्का कैसा है भाई, सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक तो नहीं है। तो अपन ऐसे ही देखो काउंटर एग्जांपल अपन ढूंढ के अपन इन दोनों को कैसे कर सकते हैं देखते हैं जरा। देखो ए एस था तो एस को अपन ने ऐसा मैंने देखा, जैसे कि अपन क्या करते हैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, अगर ए बाई बी अगर -2 से बड़ा है तो क्या बी बाई ए -2 से बड़ा आएगा। अगर ये हो जाता है हर एक के लिए तो पक्का ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता। लेकिन मेरे को क्या मिल गया, ये काउंटर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मिल गया, क्योंकि देखो ये रिलेशन होल्ड हो रहा है लेकिन ए वाला रिलेशन होल्ड हो रहा नहीं है, तो एस कैसा हो गया, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। और उसी तरह से टी में क्या था, a² - b² अपने को जेड में दिया हुआ था, अपने को a² - b² जेड में दिया हुआ था। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसको जेड में दिया, अब अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई, कोई भी इंटीजर होता है उसको अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो क्या रहता है, इंटीजर ही रहता है। तो अगर a² - b² अगर इंटीजर है तो पक्का b² - a² भी क्या रहेगा, इंटीजर। अगर ये इंटीजर रहा तो पक्का बी कोमा ये भी अपने रिलेशन में आ जाएगा। तो टी कैसा हो गया भाई, सिमेट्रिक। तो अपन ने ओनली और ओनली सिमेट्रिक ही चेक किया, क्योंकि सिमेट्रिक चेक करने से अपना आंसर आ गया। क्या हुआ देखो जरा, अपन देखते हैं इसमें से क्या कोई ऐसा है। देखो पहले मैंने सिमेट्रिक चेक करना चाहता था, सिमेट्रिक चेक करने से तुरंत आंसर आ गया, तो मैं ट्रांजिटिव चेक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा क्योंकि ऑप्शन मैच हो गया। तो अपने को सिंगल करेक्ट में ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो अपने पास टी सिमेट्रिक था लेकिन ए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। चलो ए वाला जो आया क्वेश्चन, ठीक है। अब ए वाले क्वेश्चन में आप जरा देखिए, ए वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, तो कि अपने को दिया गया है एक डेफाइनेट इंटीग्रेशन दे रखा है और उसकी वैल्यू बता रखी है। अपने को इसमें अल्फा फाइंड करना है कि नहीं। तो देखो देखने पे अपने को पता चल रहा है कि देखो अपन इसका क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर लो। चलो इसका रेशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या आएगा, x + α + √x, ठीक है। ये ऊपर उसको रेशनलाइज करके, और नीचे क्या बनेगा, ऊपर वाला देखो x भी लिख देते यहाँ पे। चलो अब नीचे वाले का क्या बनेगा, x + α - x, तो x और x कैंसिल होके क्या बनेगा नीचे अल्फा। तो चलो इसमें से तो 1/α ये कॉमन ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन अपने को आता है क्या, तो देखो जरा समझते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, प्लस x⁴ dx। अब देखो ये जो सेकंड लिखा है ना उसका अपने को इंटीग्रेशन सीधा पता है, x⁵2 डिवाइड बाई 5/2। लेकिन इसको सोचते अपन, देखो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, ये x है ना उसको अपन क्या x + α - α कर सकते हैं, तो क्या हाँ कर तो सकते हैं। तो अब इससे क्या हो गया, ये तो ये हो गया x + α⁵ (3/2) - x + α⁵
1/2। अब इसका भी इंटीग्रेशन आता है और इसका भी इंटीग्रेशन आता है। फिर क्या करना है, सीधी अपने को डेफिनेट में 0 और अल्फा पुट कर देना है और फिर अपने को इससे कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा, देखो किया था अपन ने, यहाँ तक किया, ये वाला आया था। ये देखो अपन ने इसको अलग नाम दे दिया, इसको अलग नाम दे देंगे, इसको I1 दे दिया। I1 को सोल्व करते करते अपन गए तो यहाँ पे आ गए। अब देखो उसी तरह से I1 को यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, ये फाइनल हुआ। I1 क्या बन रहा है, I2 तो सीधा सीधा अपने को पता ही था कि ऐसा ही कुछ बनना है। I1 प्लस I2 और 1/α किया तो अपने का पूरा पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गई। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गई। उसको अपने को अब कंपेयर करना था किस चीज से भाई, इस चीज से कंपेयर करना था। अब अल्फा निकलना है ना। देखो ये मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, क्योंकि देखो टफ नहीं था क्वेश्चन। टफ इस हिसाब से बोल सकते हैं कि लेंदी था, इस हिसाब से बोल सकते, लेकिन कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं था, क्योंकि देखो अपने को इंटीग्रेशन सबका आता था। अब देखो इसमें से मेरे को अल्फा अगर फाइंड करना है तो मेरे को पक्का पता होना चाहिए कि इसको अपन डिवाइड करें या कैसे भी करें तो ये कट जाए तो अच्छी एक्सप्रेशन बन सकती है। तो अपन ने सोचा, तो इसको देखो, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, इसको ये 5 और 16 का कोई कनेक्शन आपस में सही वाला दिख नहीं रहा है। तो अपन ने क्या सोचा, इसका और किसका सोचेंगे, 16 का। अब देखो कैसे सोच सकते, समझो 2√2 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ सकता है। तो 2√2 को अगर देखो 2√2 इंटू 2√2 होता है तो 8 होता है, तो अपन क्या कर देंगे 4√2 कर देंगे। तो ये और ये दोनों कैंसिल होकर कितना बनना है, सिर्फ और सिर्फ 4√2। ये मतलब मेन पॉइंट था। 15 से 15 कट जाना है, 2 से 2 कट जाना है। अब अल्फा की पावर 3/2 बराबर 2√2 आ गया, तो इससे फिर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अपना आंसर अल्फा बराबर 3 होगा, 2 होगा, ठीक है। चलो अपने पास देखो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो समझो जरा, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दे रखा है I-1 डिवाइड बाई cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बड़ा इजी है, क्योंकि क्या करेंगे अपन, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा माइनस वन है, उसका पोलर फॉर्म में उसको लिख देंगे। नीचे वाला तो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ ही है, नीचे वाला तो पोलर फॉर्म में भाई अपने को पता ही है। और ऊपर वाला पोलर फॉर्म में लिखने के लिए I-1, इसका मैग्नीट्यूड √2 है, पहले √2 कर लेते हैं, और -1/√2 प्लस I/√2। अब देखो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव। तो पक्का पक्का अपना जो एंगल होगा वो π/2 से पाई में लाई करेगा, और 1/√2 आता है वो क्या इस पे आता है, पाई माइनस π/4 पे, तो इसका मतलब 3π/4 पे। तो ये क्या हो गया, √2 e⁻i 3π/4। अब इनका और इसका सब्ट्रैक्शन करना है। देखो e की पावर में सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा और फिर अपने को सिंप्लीफाई करके कौन सा आ रहा है वो बताना है। तो चलो अब ये किया अपन ने, ये ला दिया था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 5π/12 आ रहा है। तो ये अपना आंसर, देखो अपना आंसर ये 5π/2 वाला 2√2 ये वाला हो गया। अपने पास देखो क्या दे रखा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, y(x) इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, एंड y(1) की वैल्यू 1 दे रखी है। एक देखो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दे रखी है, उसको अपन देखेंगे बाद में, और अपने को y(1) दे रखा है और ये फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास जो है वो देखो जरा कैसी है, ये y और dx। अब देखो इसको है ना dy वाला जो टर्म है ना उसको उधर अपन ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 2x y² माइनस x² और dy। अब अगर ये dx को अपन इधर ला दे और ये वाली टर्म को अगर अपन यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में जाने दे तो क्या हो जाएगा, देखो dy/dx मिल गया। देखो पहले अपन फॉर्म कौन सा बन रहा है वो चेक करने के लिए dy/dx लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3y² माइनस 5x² और y, और अपन में 2x और y² माइनस x²। अब जैसे ये देखा और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ए वाली ऊपर की इक्वेशन उसकी डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री भी 3 है, तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। और होमोजीनियस इक्वेशन में अपन y/x को t मान के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे किया गया है, अपन ने जैसे y/x को t माना तो y बराबर dx हो गया। अब dy/dx निकाला तो dy/dx की जगह पे अपन a रख सकते हैं, और जहां जहां पे y होगा y को अपन एलिमिनेट करके पूरी इक्वेशन अपनी t और x में लाना चाहते थे, और t और x में अपन सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन ला दी। अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई आगे फर्दर किया तो अपने को सेपरेबल बन गया, देखो वेरिएबल सेपरेबल बन गया। यहाँ पे ओनली dt और t है, यहाँ पे ओनली dx और
x है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन कर लिया और फिर अपना क्वेश्चन देखो आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर है। अब इसमें तो t और x में आ रहा है, अपना तो आंसर किस में आना चाहिए था, y और x में। तो अपन पहले t को फर्दर रिप्लेस करेंगे, तो t को रिप्लेस किया y में, तो अपना ये बन गया। अब देखो अपने को कंडीशन एक दे रखी थी y ऑफ 1 इक्वल टू 1, उसकी मदद से अपन ने क्या किया, x बराबर 1 और y बराबर 1 पुट करके अपन लेमडा की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट मिलता है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आ रही थी 1। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, तो अपने पास इक्वेशन आ गई। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना था, देखो समझना, अपने पास जो बना ना वो ये बना था लास्ट में, और अपने को जो फाइंड करना था ना वो देखो क्या था, y ऑफ 2 का क्यूब माइनस 12 y ऑफ 2। अब अपन पहले क्या करते देखो, या तो फिर कोई ऐसा होता कि y ऑफ 2 ही निकाले फिर ये फाइंड करे, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ही फ्रेम कैसे की थी कि ये देखो अच्छा बन जा रहा है। कैसे, देखो इसमें अगर x की जगह पे 4 रखोगे ना तो ये 12 बन गया, और यहाँ पे देखो ये कितना बन गया 12y, और ये देखो 12 क्या कहाँ पे ये देखो y ऑफ 2 का सॉरी हाँ ये y ऑफ 2 का क्यूब, और ये हो गया 12y, देखो 12y बन गया। अब देखो ये y क्यूब माइनस 12y है, वो अपने को x बराबर 2 पे सीधा सीधा मिल रहा है, तो अपने को y ऑफ 2 एग्जैक्ट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो सीधा अपना आंसर कितना आ गया 32√2, तो ये आंसर बी। ठीक है, चलो अपने पास एक लिमिट का क्वेश्चन। देखो देखने में तो ये क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो क्या फॉर्म है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 6 पावर और यहाँ पे x क्यूब और दे रखा है। देखो तो अपने पास ऐसे देख के अपने को पता, देखो ये रूट और 6 मतलब 3 पावर ऊपर और 3 पावर ये, तो टोटल कितनी पावर बनेगी, सबसे ऊपर 6 पावर बनेगी, और नीचे से भी कितनी पावर बन रही है 6 पावर। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में अपन क्या ज़्यादातर करते हैं, हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। अब देखो हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो ऊपर से तो x⁻6 बना, ठीक है ना, वो कॉमन लेके यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बचेगा 3 + 1/x और प्लस 3 - 1/x उसकी पावर 6, प्लस यहाँ पे क्या, देखो ये पूरे में से बाहर आ रही है, ध्यान ये रखना है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3 + 1/x माइनस 3 - 1/x। अब देखो इसकी पावर भी 6 है, ठीक है। ऊपर से 6 पावर ऐसे बनेगी और नीचे से 6 पावर कैसे निकल रही है, देखो जरा समझो। यहां से x की पावर अगर 6 बाहर निकाली तो देखो इसमें से तो यहाँ पे तो 1 ही बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ना वो अंदर x² चलेगा, तो डिवाइड बाय x² होगा, तो यहाँ पे तो 1 - 1/x², उसकी पावर 6, प्लस यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा 1 - 1 - x² की पावर 6। चलो अब देखो, अब आप x⁻6 और x⁻6 कैंसिल हो सकते हैं आराम से, और अभी आपको करना क्या है, तो आपको करना है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगानी। तो ये 0, देखो 0 क्या हो रहा है, ये और ये, फिर ये भी 0, ये भी 0। अब देखो फाइंड करोगे तो क्या आएगा √3 + √3 2√3, √3 - √3 0। देखो ये √3 + √3 2√3 उसकी पावर कितनी करनी है 6, तो 2√3 की पावर कितनी आएगी ऊपर 6, और नीचे कितना बन रहा है, तो 1 + 1 and 1 - 1, तो 1 + 1 मतलब 2, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 तो कैंसिल हो जाएगा, तो √3 की पावर कितनी बचेगी 6, √3 की पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 तो 27। देखो यही कैलकुलेशन देखो अपन ने कर रखी, हाईएस्ट पावर कॉमन लेके जो आंसर आता है वो निकाल रखा है, ठीक है। देखो वेक्टर 3D से आपको पता है ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाते हैं, और देखो ये और आगे अपने पास एक क्वेश्चन, देखो क्या पूछ रखा है, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ प्लेन विच मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स ए बी सी इज 2a और 4। अब देखो क्या है कि एक प्लेन है, अगर ओरिजिन से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला तो ये जो अपने को मिल रहा है पॉइंट वो है 2a और 4, और ये प्लेन ऐसा है जो अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी और सी पॉइंट पे मीट कर रहा है। फिर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC। अब देखो ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट, वो ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, बी वाई पे और सी जेड पे होगा। तो अपने पास जो टेट्राहेड्रन होगा ना उसमें क्या अपन कर सकते, टेट्राहेड्रन में सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया कैसा हो जाएगा 1/6 इंटू OA इंटू OB इंटू OC, ये होता है टेट्राहेड्रन का अपना वॉल्यूम, सॉरी टेट्राहेड्रन का क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम अपने को सीधा सीधा कैसा, देखो
कितना मिल जा रहा है 144। अब अपन ये ओ ए ओ बी और ओ सी निकाले कैसे, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, देखो ओ ये पॉइंट है ना हकीकत में कुछ और नहीं है, एक्स इंटरसेप्ट होगा अपने प्लेन का। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ये प्लेन की इक्वेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो कैसे निकाली जाए, देखो ये अपने को सीधा पता था कि ये ओरिजिन था, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला था। अब देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये पॉइंट ओ है मान लो, ये पॉइंट एम है मान लो, तो ओ एम है ना वो एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ओ एम मान लो या एम ओ मान लो, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल क्या मिल रहा है उससे अपन काम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना नॉर्मल। अब देखो नॉर्मल अपन क्या, देखो अपन नॉर्मल को ऐसे बोल सकते हैं 2a,4, ये हो गया अपना नॉर्मल। अब नॉर्मल मिल जाता है तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता प्लेन पे, और वो पॉइंट अपने को पता है एम है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपना प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट एन इज इक्वल टू a डॉट एन। अब देखो r एक्स वाई जेड एन अपने को पता है, और a देखो a अपने को इसमें 2a और 4 लिखना है। देखो a से और a से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ये अपन ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पे मान लो b और c या m का m मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो m डॉट एन होगा, ठीक है। तो अभी अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन रही है देखते हैं जरा। देखो ये नॉर्मल हो गया, ये प्लेन की इक्वेशन कैसे बन रही है देखो, क्योंकि आप देखो जरा, आपको ये 2a4 ये नॉर्मल है और ये पॉइंट भी 2a4 है, तो हकीकत में 2a4 इन डॉट 2a4 है, मतलब उस वेक्टर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अपन मैग्नीट्यूड 4 + a² + 16, ठीक है। तो 4 + a² + 16। अब अपने को a और b और c पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, a पॉइंट x इंटरसेप्ट, तो y और z क्या रख देंगे 0 0। तो y और z को अगर 0 0 रखा तो x की वैल्यू a मिलेगी, फिर x और z को 0 0 रखोगे तो b की वैल्यू मिल गई, एंड अपने को x और y की वैल्यू अगर 0 0 पुट करोगे तो z की वैल्यू अपने को c पॉइंट मिल गया, मतलब तो अपने आप तीनों पॉइंट मिल गए। फिर मैंने आपको बताया था वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, ओ ए ओ बी और ओ सी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 6, तो 1/6 ये रहा। देखो 20 + a यहाँ 20 + a² यहाँ पे है, 20 + a² यहाँ पे है और 20 + a², तो 20 + a² का तो क्यूब हो जाएगा, 4 × 2 × a, तो 8a यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अपना हो गया एक फॉर्म। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जो वेरिएबल निकलना होता है ना, उसमें भी एक मतलब अपने को कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे ना वो सोचना होता है। देखो जरा, ये 2�8, 3�3 और ये बच रहा था। अब देखो अपने को दोनों साइड में क्यूब रूट ले रहा हूँ, तो ये 20 + a², यहाँ पे देखो 2 का क्यूब रूट 2⁸ का क्यूब रूट निकालेंगे ना, तो देखो अपने पास एक 2�6 होगी ना, वो तो एक परफेक्ट क्यूब है, तो उससे तो अपने को 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2�6, 3�3, a × 2⁻², ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखो 6 + 4 6, ये देखो ये 6 पावर और ये 2 पावर, क्या 8 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले रहे हैं, क्या ले रहे क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा देखो, अब क्यूब रूट लेंगे ना तो ये दोनों तो परफेक्ट क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते 2² 3 × 3 पावर, और ये दोनों है ना वो परफेक्ट क्यूब नहीं, तो इसका तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट में, इसका तो हो जाएगा 2² 3 और इसका हो जाएगा 4a⁻1/3। चलो अब देखो ऐसा बैठा है आपने। अब अपने को ऐसे तो अपने पास देखो ये अपने को सोल्व करना है ऐसे, तो देखो क्योंकि देखो इसको सोल्व अगर इसका यहाँ पे क्यूब कर लेते हैं तो क्या ये 6 डिग्री की क्वेश्चन बनती है और सोल्व करनी मुश्किल हो जाती, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो अपने को दिमाग ये लगाना था कि ये कोई अच्छा नंबर ही होगा, तो क्या हो सकता था वो अपन ने सोचा। तो देखो इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो परफेक्ट क्यूब ए की वैल्यू 2 के लिए बन जा रहा है, ऐसी काफी वैल्यू होगी जिसके लिए बन जा रहा है, लेकिन अपन पहले ट्राई करते ए बराबर 2 पुट करके चेक करते हैं। तो ए बराबर जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 पुट करा ये 8 हो गया, 8 का देखो 8 यहाँ पे 8 की 1/3 कितनी होता है 2, तो 2 × 12 राइट हैंड साइड कितना बन रहा है 24, और a बराबर 2 यहाँ पे रखोगे तो भी क्या हो जाएगा 24। तो a बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a बराबर 2 अपन लेके चलेंगे। a बराबर 2 की वैल्यू अपन ने इस इक्वेशन में डाली तो अपने प्लस प्लेन a बन गया। अब अपने को बताना यह था कि कौन कौन से पॉइंट इसको क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर, किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहा है वो अपने को बताना था। तो देखो ये तीनों तो लाई करेंगे क्योंकि इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और ये वाला नहीं कर रहा है, तो अपने आंसर क्या हो गया डी, ठीक है। जो 304 था वो अपना आंसर।
देखो ए कोमा बी है वो इसका एक सबसेट है और लार्जेस्ट इंटरवल है जिसके लिए ये वाला रिलेशन क्या हो सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखो अगर ये इक्वेशन अपने को पता है, एक इक्वेशन अपने को जो सेटिस्फाई हो रही है वो अपने को दे रखी है, जहाँ पे अल्फा माइनस बीटा को अपने बी माइनस ये बता रखा है, तो अपने को अल्फा की वैल्यू इसमें से कौन सी हो रही है वो बतानी है। ठीक है, अब देखो जरा ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होना सबसे पहला चेक करते हैं डोमेन। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर देखा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 था, उसको क्या मैं x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ए अगर 1 या 1 से बड़ा है और अपने साइन इनवर्स और कोसाइन इनवर्स उन दोनों का डोमेन होता है -1 से 1, तो अपना बाउंड्री कंडीशन किस पे मैच होगी, ओनली 1 पे। जब ये 1 बन रहा है तब, तो ये 1 कब बनेगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ओनली और ओनली x बराबर 3 ही अपने को लेके चलना है। देखो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी लेकिन डोमेन चेक करने से सीधा सीधा x बराबर 3 आ गया, x बराबर 3 के लिए वैलिड है। तो x बराबर 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा ये 9 अल्फा, ये 3 बीटा और साइन इनवर्स प्लस कोसाइन इनवर्स दोनों का सम π/2 इक्वल टू 0। देखो क्या कर सकते थे, कुछ लोग क्या कर सकते थे, सीधा सीधा यहाँ पे है ना साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2 लिख देते, फिर अगर इसको देखते ना तो ये सोल्व होता नहीं, क्योंकि सबसे पहले मेन बात थी अपने को इसका डोमेन जान रखना था और डोमेन देखा, डोमेन अपने को पता चल गया ओनली और ओनली x बराबर 3 एलिमेंट है वही अपने डोमेन में है। तो अपना काम कितना आसान हो गया। अब अपने पास अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आ गई, अगर दूसरी इक्वेशन अल्फा बीटा में मिल जाए तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन अपन सोल्व करके अल्फा और बीटा दोनों निकाल सकते। अपने को देखो अल्फा निकालना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब ए वाली इक्वेशन है ना उसका अपन यूज करते हैं, बोल क्या रखा है कि ए टू बी है ना वो इसका सबसेट है और ऐसा लार्जेस्ट इंटरवल है जिसके लिए ये क्या हो वैलिड। अब साइन इनवर्स साइन थीटा है माइनस कोस इनवर्स साइन थीटा है। अब देखो वापस ये वाला तो देखो थोड़ा बहुत अपन सोच सकते हैं कि इसका तो अपने को साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ आता है, लेकिन ये वाला जो है ना उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कोसाइन इनवर्स को अपन क्या कर सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स। तो कोसाइन इनवर्स को देखो पहला वाला तो ऐसे लिख दो साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस इसको लिख देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है, ओके यहाँ पे चलो ग्रेटर देन 0। अब देखो ये π/2 माइनस साइन होगा माइनस होगा और इसका माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 टाइम साइन इनवर्स और साइन थीटा होगा और ये π/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन थीटा को कैसा बनाना, π/4 से बड़ा। अब देखो जो भी मतलब मैंने बात बोली, एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगी भाई, एक इक्वेशन तो अपने को ये पता चल गई और दूसरा मैंने जो बताया वो ये वाला आया था। अब इसको देखो साइन इनवर्स और साइन एक्स का ग्राफ अपने को पता है, अपन ने ड्रॉ कर लिया और π/4 से बड़ा। अब ये वाली लाइन अपने को सबको पता है, ये वाली लाइन क्या होती है x और ये वाली लाइन क्या होगी, देखो इसका स्लोप नेगेटिव और पाई माइनस x होगी। अब x बराबर ये π/4 होगा पॉइंट और ये होगा 3π/4। तो अपना थीटा है ना वो लार्जेस्ट इंटरवल देखो यही होगा, जो होगा थीटा बिलोंग करेगा जिस इंटरवल में वो लार्जेस्ट होगा वो यही इंटरवल होगा। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू अपने को सीधी पता चल गई, ए और बी की वैल्यू पता चल गई। तो ए और बी के बारे में और अल्फा बीटा के बारे में एक और रिलेशन था, चलो तो वो यूज किया तो अल्फा माइनस बीटा π/2 आ गया। अब देखो अल्फा माइनस बीटा ये 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस π/2 इक्वल टू 0 है। अपने को अल्फा ही निकालना है तो क्यों ना बीटा को रिमूव किया जाए। तो बीटा को रिमूव इसको कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर दोनों का ऐड कर लेंगे तो कैंसिल काम। तो देखो इसको क्या किया हुआ है अपन ने 9 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू माइनस π/2 यहाँ से लाए और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 3 अल्फा ओके इसको ही फर्दर आपने सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई ना करके इसको ही सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और क्या होगा दोनों का सम होके जो आंसर आना है वो है π/12। ठीक है, π/12। चलो चलो देखो ये जो मीन और वेरिएंस का एक क्वेश्चन आता है वो अब तक ज़्यादा बार कैसा होता है, कंबाइन क्वेश्चन बना रखी है। एक डेटा है दूसरा डेटा है, दोनों का मीन दोनों का वेरिएंस और फिर दोनों का कंबाइन का मीन कंबाइन का वेरिएंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले सेशन में काफ़ी पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो देखो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास ए ऑफ 100 स्टूडेंट। तो अपन पहले यहाँ पे 100 लिख देते हैं भाई, 100 स्टूडेंट का क्लास था, नंबर ऑफ ए 100 कर देते हैं। फिर क्या बोल रखा है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन इसका पता है अपने को कितना है भाई
40 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है भाई अल्फा, ठीक है, आपने को इतना पता है चलो, और अल्फा पॉजिटिव है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट ऑफ द स्टूडेंट क्लास बी का स्टूडेंट है उसके नंबर कितने हैं, तो कि n ही है भाई, वो वेरिएबल है अपने को पता नहीं है, लेकिन उसका मीन पता है और वेरिएंस पता है। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन कितना पता है 55 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना पता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है 30 माइनस अल्फा। चलो, और अभी दोनों को कंबाइन डेटा किया तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे भाई 100 प्लस n। मैं ये इसको ए यूनियन बी का नंबर बोल देता हूँ, ठीक है। चलो, कोई दोनों में कोई कॉमन है नहीं, ऐसा मान के अपन ए यूनियन बी लिख देते सीधा सीधा, ठीक है। तो 100 प्लस n, अब देखो ये 100 प्लस n हो गया, और उसका मीन और वेरिएंस दोनों एग्जैक्ट डेटा पता है, इसका क्या है मीन, तो मीन ऑफ ए यूनियन बी कितना है भाई 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए यूनियन बी कितना है भाई, तो क्या 350। अब इसको कैसे टैकल किया जाए, देखो जब इसका मीन पता है, इसका ये पता मीन पता है और इसका नंबर पता है, इसका नंबर पता है मीन पता है, इसका नंबर नहीं पता है, सॉरी इसका भी नंबर नहीं पता है लेकिन मीन पता है। अब देखो इसका मीन का मतलब क्या हुआ कि देखो मीन का मतलब क्या हुआ कि टोटल समेशन xi प्लस yi, ठीक है ना। देखो xi क्या है क्लासरूम स्टूडेंट ए के स्टूडेंट मान लो, और yi क्या है क्लासरूम बी के स्टूडेंट मान लो, उन सबका टोटल का सम और डिवाइड बाय 100 प्लस n, ये हो गया कि इसका मीन, तो ये कितना दे रखा है अपने को 50, ठीक है। अब समेशन xi और समेशन y अपन सेपरेटली अलग अलग निकाल भी सकते हैं। देखो ये इक्वेशन n में बन रही है समझना, और दूसरा कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं, तो अपने को n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो अपने को समेशन xi कैसे मिल सकता है, तो देखो समेशन xi को अपन n इंटू मीन ऑफ ये बोल सकते हैं, तो n इसका n ऑफ ए भी बोल देंगे, इसका 100 और 40 तो 4000 आ जाएगा, तो xi की वैल्यू मिल गई। उसी तरह समेशन yi की वैल्यू भले n में आए लेकिन n तो एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में। देखो जरा कैसे, अपन ने जैसे कि इसका 4000 बोला था, इसका 55n बोल दिया, और ये मैंने ऐसे कर दिया। अब दोनों का देखो ये निकाला, ठीक है, ये 4000 प्लस 55n इज इक्वल टू 5000 प्लस 50n। अब ये जो है ना उसमें से अपने को n की वैल्यू सीधी सीधी मिल गई 200, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन यूज कर रहे हैं, तो पहले वाले के स्टैंडर्ड डेविएशन उसका देखो वेरिएंस का फॉर्मूला लगा रहे, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाय उसके नंबर 100 थे माइनस उसका मीन 40 था। उसी तरह से ये देखो 30 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, और इसमें समेशन yi स्क्वायर बाय, अब देखो n अपना कितना आया था 200, तो नंबर ऑफ बी के स्टूडेंट कितने हो गए 200, तो 200 कर लिया, उसका मीन तो पता ही था तो 55। अब इससे क्या होगा अपने को अल्फा की वैल्यू कैलकुलेशन, देखो समेशन xi स्क्वायर मिल गया, समेशन yi स्क्वायर मिल गया, कंबाइन का यूज करके समेशन xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर निकाल लेंगे, और इन दोनों का सम और इससे जो मिल रहा है वो दोनों कैसे कर देंगे इक्वल करने से अल्फा पे एक इक्वेशन बनेगी। अल्फा की वैल्यू अपने को मिल गई 10 मिल गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अगर 10 मिल गई तो वेरिएंस पता चल गया ए का, वेरिएंस पता चल गया, वेरिएंस बी का भी पता चल गया, और फिर क्या कर सकते हैं अपन दोनों का सम पूछा गया था तो सम निकाल सकते थे। चलो देखो कितना आ रहा था आंसर 500। चलो देखो पूछा क्या गया है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन की जिसमें एक मॉड्यूलस दिया हुआ है एक जीआईएफ दिया हुआ है, वो अपने को डिनोट भी कर देते हैं, और -1 से 2 में इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले अंदर वाले क्वाड्रेटिक को अपन देखते हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू अपने को -b/2a पे मिलती इतनी पता है, तो -b/2a मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 पे मिल रही है, और क्या 1/2 अपने वाले इंटरवल में है, तो क्या है, तो इसका पक्का मिनिमम, देखो ये वाला हकीकत में ऑलवेज पॉजिटिव ही है, क्योंकि इसकी रूट है ना वो -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर है, ये अपने को पता भी होना चाहिए, और इसके ऊपर मोड का कोई फर्क नहीं था। इसकी मिनिमम वैल्यू पक्की कितनी आएगी 1/2, और इसकी देखो इसकी मिनिमम वैल्यू ये वाला पॉइंट इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 पे आएगी, सॉरी, तो 1/2 पे कितनी आ रही है वो काम करेगी, और इसमें भी 1/2 पे ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन तो दोनों सेम ही दिखे हुए, देखो जरा, ठीक है। तो अब देखो 1/2 अपन इसमें रख देते तो x² - x + 1 कितना हो रहा है, देखो जरा, अपन ने जैसे कि बोला ये तो हमेशा पॉजिटिव है, उसका तो देखना ही नहीं था, और इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है ओनली 1/2 अपने इंटरवल में दिया हुआ है, तो मिनिमम ऑफ f(x) = f(1/2), और 1/2 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है, तो कि 3/4
4, तो 3/4 और ये 3/4 का बॉक्स, 3/4 का बॉक्स कितना हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4, तो आंसर हो गया डी। देखो अपने पास हाइपरबोला अपने को दे रखा है, एक ये चीज हाइपरबोला, हुज फोकाई दे रखी है, हुज एसेंशियलिटी दे रखी है। हुज फोकाई 1 + और माइनस √2, 0 और एसेंशियलिटी दे रखी है √2। अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, मतलब अपने को टोटल मिला के बेसिक डेफिनेशन का यूज करके ए और बी निकालने हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा, एसेंशियलिटी √2 है तो पक्का पक्का क्या होगा, वो ए और बी की वैल्यू सेम ही आती होगी, ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू सेम आएगी। अब अपने को ये देखो फोकाई के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 1 + √2 और -1 - √2, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 √2। तो दो, अब देखो 2AE = 2 √2, तो AE की वैल्यू कितनी हो गई भाई √2, और AE की वैल्यू अगर √2 है और E की वैल्यू √2 दे रखी है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, A की 1 B की 1, और क्या होता है A की 1 और B की 1 वैल्यू आ गई, तो इसका सॉरी 2b² A, 2b² A, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1, कितना आ जाएगा आंसर 2, ठीक। तो देखो आंसर आ गया 2, और 2 आंसर अपने ऑप्शन 2 में ही बैठा है। अब देखो A1 से A1 A2 A3 अपने को AP में दे रखे हैं, A7 है वो 3 है, और अपने को क्या दे रखा है प्रोडक्ट A1 × A4 कैसा है मिनिमम, तो सम ऑफ इट्स n टर्म्स इज 0, मतलब n अपने को पता नहीं है n क्या होगा, लेकिन उन सबका सम कितना है 0 है, तो अपने को n⁴ -4an n+2 फाइंड करना है। चलो देखते हैं जरा। अब देखो A7 की वैल्यू 3 है, A7 कैसे निकाला जाता है पहले तो ये देखते हैं। A7 होता है A + 6D = 3। ए और डी में एक रिलेशन आ गया यहाँ से, ए और डी में अगर दूसरा रिलेशन आ जाए या फिर किसी एक की वैल्यू मिल जाए तो अपने को दूसरे की वैल्यू आपस में मिल जाएगी। अब देखो A1 A4 इज मिनिमम बोल रखा है, उसका क्या मीन कर सकते हैं अपन, A1 तो यही है और A4 क्या है, A4 का मतलब क्या है भाई A + 3D। अब देखो ये जो है ना वो मिनिमम है, तो देखो इसमें एक वेरिएबल को अपन, ये 2 वेरिएबल में हकीकत में किसमें है 2 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल में मिनिमम निकालने से अपन क्या कर सकते हैं इससे अच्छा कि इसको पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले, कि ए को लिख दो 3 - 6D, चलो तो 3 - 6D लिख दे इसको, यहाँ पे भी इसको 3 - 6D लिख दो प्लस 3D, तो ये क्या हो गया 3 - 6D एंड 3 - 3D। अब देखो ये जो बन गया ना वो पूरा डी में बन गया, तो इसको देखो f(d) बोल सकते हैं अपन, और ये डी में हकीकत में क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक की पता है कि मिनिमम वैल्यू अपन तुरंत निकाल सकते हैं, किस डी पे आएगी वो काम की है, कितनी मिनिमम आ रही है वो काम की नहीं है। की वैल्यू -b/2a से जो मिलेगी, मतलब -x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2 टाइम y का कोफिशिएंट। देखते हैं जरा, देखो अपन ने इसको एक रिलेशन तो यहाँ से पता चल ही रहा था, दूसरा ये कि n का सम 0 था वो अभी अपन काम में लिए नहीं है। दूसरी बात ये वाला जो मिनिमम था उसका अपन फर्दर एक्सप्लेनेशन किया तो ये वाला क्वाड्रेटिक बना, वो मिनिमम d = -2/ba पे बनने पर d की वैल्यू 3/4 आ गई। अब d की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी, और a की वैल्यू अपने को -3/2 आ गई। अब देखो n की वैल्यू कैसे निकाली जाए, कि Sn कितना दे रखा था अपने को 0, तो n/2 का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि n 0 हो नहीं सकता, तो इसको ही 0 बनाना है भाई। तो इसको 0 बनाने के लिए a1 की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, n a की वेरिएबल बचा और वो अपन अब निकाल सकते हैं। चलो तो n की वैल्यू निकाली तो कितनी आई 5। आपने जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था, तो n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 5 × 7 मतलब कितना हो गया 35, तो ये 35 निकालना है, और a और d पता है तो ये 35 a + 34d से मिल जाएगा, a + 34d से ये 35 मिल गया, और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो अपने पास आंसर कितना आ गया 24, तो आंसर अपना हुआ 24। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल रखा है कि अल्फा बीटा गामा है और एक मैट्रिक्स वाला ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, देखो ये मैट्रिक्स वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब अपने को ऐसा बोल रखा है कि ये पॉइंट है ना वो इस वाले प्लेन में भी है,
और अपने को इसकी वैल्यू निकालनी, कुल मिला के अपने को अल्फा बीटा गामा निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा क्या पता इससे मिल जा रहे नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये प्लेन की इक्वेशन सेटिस्फाई करवाने के लिए इक्वेशन ऐड करने के लिए दी हुई हो। तो अपन देखते हैं पहले ये क्या बन रहा है। तो देखो 2 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0, 9 अल्फा प्लस 3 बीटा। ओके सॉरी, ये इक्वेशन ऐसे अपन नहीं लिख पाएंगे, अपने को ऐसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो समझना, मल्टीप्लिकेशन देखो समझना क्या हो गया। देखो अपन इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो समझना। तो कैसे कर सकते हैं, 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0, 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0 और 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0। अब थर्ड वाली इक्वेशन में अगर तुमने 8 को कॉमन ले लिया तो एक बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो तुम्हें यहाँ से मिल रही है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो देखो तो जरा, ये दोनों इक्वेशन अभी अपने पास पूरी बाकी बची है। तो अपन क्या करते हैं, अल्फा की या गामा की किसी की वैल्यू किसी एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखते हैं जरा, देख के अपन ने क्या किया, देखो गामा की वैल्यू अपने पास मिल गई है। अब देखो ये दो जो है ना, ये दो, इसमें से अपन क्या कर रहे हैं कि गामा को देखो 2 अल्फा प्लस 9 बीटा माइनस 8 अल्फा माइनस 8 बीटा। अब ये कैसे, देखो समझना कि अपने पास एक तो इक्वेशन यहाँ पे थी, अपने को क्या कर दिया, एक गामा को पूरा क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ताकि पूरा इक्वेशन किस में बच जाए, अल्फा और बीटा में। तो क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू की जगह अल्फा बीटा के रिलेशन दे दिया, तो अपन ने ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 अल्फा। अब बीटा की वैल्यू 6 अल्फा इसमें रख दिया, बीटा की वैल्यू 6 अल्फा अगर इसमें रख दिया या फिर इसमें रख दो तो गामा की वैल्यू भी किस में आ जाएगी, अल्फा में। गामा की वैल्यू किस में आ जाएगी, अल्फा में। अब आपको लग रहा है कि ये वाला इक्वेशन कहीं यूज ही नहीं किया अपन ने। अगर तुम देखो अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे 6 अल्फा एंड गामा की जगह पे कितना आएगा, गामा की जगह पे -7 अल्फा। ये अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो 10, देखो यहाँ पे अल्फा की जगह पे अल्फा रख दिया तो 10 अल्फा प्लस 18 मतलब 28 और -28 0 हो जा रहा है कि नहीं। मतलब अल्फा के तुम कोई से भी वैल्यू लोगे ना तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो अपने वाले तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा जरूर, ठीक है। तो इसीलिए उनको एक और इक्वेशन देनी पड़ी जो कि प्लेन के रूप में। ये वाला पॉइंट है वो ये वाले प्लेन में, अपने वाले प्लेन में देखो कौन सा प्लेन था, 2x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5। तो इसीलिए देखो 2x मतलब 2 अल्फा 4y प्लस 3z इक्वल टू 5। उसकी मदद से अल्फा मिल गया तो बीटा और गामा भी मिल गया, और फिर अपने को जो पूछा गया वो वैल्यू निकल सकते हैं, 11 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, 11। अब देखो वापस से एक वेक्टर का क्वेश्चन देखते हैं जरा। ए और बी अपने को ऐसे पूरे दे रखे हैं, सी भी अपने को पूरा दे रखा है। चलो 3 वेक्टर अपने को ऐसे ही दे रखे हैं। आर एक ऐसा वेक्टर है जो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और आर डॉट ए बराबर 0 है। तो अपने को आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इंटू 25 फाइंड करना है। तो पहले अपन ये देखते हैं, देखो एक रिलेशन है ना, क्योंकि आर वेरिएबल है, बी और सी ये सारे पता है अपने को। देखो आर और बी, उसमें खास बात देखो, इसमें खास बात क्या है समझना कि ये वाला इक्वेशन में यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी है। तो अपन क्या करते हैं, आर क्रॉस बी और उसको इस तरफ लाते तो सी क्रॉस बी हो जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो कि आर माइनस सी क्रॉस बी। अब दो वेक्टर है जिसका क्रॉस 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे है, पैरेलल, ठीक है। तो कैसे होंगे, आर माइनस सी ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स बी, तो आर हो जाएगा कितना हो जाएगा, लेमडा बी प्लस सी। अब देखो बी की वैल्यू अपने को पूरी पता है, सी की वैल्यू पूरी पता है, यहाँ पे रख दोगे तो आर की वैल्यू ओनली डिपेंडेंट ऑन लेमडा रही है। अब तो कितना अपने को क्या फाइंड करना है, लेमडा। और लेमडा फाइंड करने के लिए उन्होंने कुछ और इक्वेशन दे रखी होगी। देखो आर डॉट ए इक्वल टू 0, आर डॉट ए इक्वल टू 0 का यूज करेंगे तो लेमडा की वैल्यू मिल गई, लेमडा की वैल्यू मिल गई तो पूरा आर मिल गया, आर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। देखो कैसे, देखो आपने यहाँ पे तो कर ही लिया था। अब देखो ये पूरा लेमडा में आ गया, आर डॉट ए 0 किया तो लेमडा की वैल्यू कितनी मिल रही है, -8/5। और ये वैल्यू अपन ने इसमें रख दी,
तो अपने को पूरा पूरा क्या मिल गया भाई, आर मिल गया, तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 25 निकल गया। कितना आ रहा है, 339। देखो वापस एक 3D का क्वेश्चन है। लेट द प्लेन बी पैरेलल टू द लाइन। एक प्लेन है जो इस लाइन को कैसा है, पैरेलल, ठीक है। तो अपना जो प्लेन होगा वो ऐसा, और लाइन मान लो उसमें है कि नहीं है अपने को पता नहीं, लेकिन पैरेलल है, मतलब उसका जो नॉर्मल होगा उसके साथ लाइन क्या बनाएगी, लाइन 90 डिग्री बनाएगी। तो ये लाइन, ये प्लेन का नॉर्मल डॉट इस लाइन की डायरेक्शन 0 होगी, ठीक है। तो अपन मान लो इसका नॉर्मल पहले तो अपन जितना बोल रखा है उससे अपन इतना डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, लाइन ओवर ये पता है पूरा पूरा। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ पी ऑन द वाई एक्सिस इज 1। देखो ये वाला जो है ना प्लेन, उसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, लेकिन इसने एक वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। वाई इंटरसेप्ट कैसे मिलता है, एक्स और जेड को 0 रख के। तो अल्फा 1 वाई इक्वल टू -12, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, -12 बाई अल्फा 1। ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल रही है वो कितनी है अपने को, 1। तो ये 1 से अपने को क्या मिल गया भाई, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी मिल गई, -12। तो अपने को ओनली अब जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, अल्फा 2। अल्फा 2 अगर फाइंड कर देंगे तो अपने को प्लेन मिल जाएगा, और प्लेन से फिर लाइन की दूरी मिल जाएगी, क्योंकि प्लेन और लाइन की दूरी का डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है ना। पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है तो उसका कोई एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चलो अपने अल्फा 1 निकाल लिया, अल्फा 2 निकालने के लिए अपने पास एक रिलेशन मैंने जैसे कि बोला था बचा हुआ है। एन की वैल्यू क्या हो गई अब, 8 -2 एंड अल्फा 2, उसका डॉट करेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, 2 3 एंड 5। तो ये जैसे ही करोगे तो मैं एक अल्फा 2 की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्फा 2 की में तो प्लेन मिल गया। देखो अपन ने वाई इंटरसेप्ट की मदद से अल्फा 1 निकाला, एन डॉट एल किया तो अल्फा 2 निकल आया, तो पूरा प्लेन निकल आया। और प्लेन और लाइन की दूरी निकालनी थी, तो मैं प्लेन और लाइन कैसे थे, पैरेलल, तो कैसे कर दिया, एक ही पॉइंट लाइन का यूज किया, कोई सा भी पॉइंट लाइन का रैंडमली यूज कर लो, अपने को जो पता था वही यूज किया, जो पॉइंट इस लाइन पे था वो यूज किया, और उससे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है ना। क्योंकि एक पॉइंट का एक प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना अपने को आता है, जैसे कि 2D में लाइन होती है वैसे ही 3D में अपना प्लेन बिहेव करता है, ठीक है ना। तो वो वाला अपने ये पॉइंट अपन उस प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे, डिवाइड बाय √a² + b² + c², ठीक है ना। अब देखो वापस प्लेन, लेट P बी द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब देखो एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से क्या हो रहा है, 1, -1, 5 पॉइंट से तो पास हो रहा है, मतलब वो पॉइंट इस वाले प्लेन में है। और एक ऐसा है कि ये प्लेन को एक लाइन है ना, ये लाइन को ये प्लेन कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब लाइन अपनी कुछ ऐसी होगी, मतलब यहाँ पे वो ऐसा, देखो जरूर अपना प्लेन है ना, उस वो लाइन को कैसा है, परपेंडिकुलर। तो अपना क्या है, ये पॉइंट दो ये हुए लाइन के, तो लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये 2 पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं पे दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट से क्या लाइन की डायरेक्शन मिल गई। वो लाइन की डायरेक्शन कैसी है, देखो नॉर्मल की डायरेक्शन की तरह ही है, देखो जरा समझो, क्योंकि ये प्लेन को परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। तो ये डायरेक्शन जो अपने को 2 पॉइंट का अपने को एंड वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करने से जो डायरेक्शन मिलेगी वही डायरेक्शन अपनी किसकी हो जाएगी, नॉर्मल की। तो अपने को नॉर्मल पता चल जाएगा। चलो अब नॉर्मल पता चल गया और एक पॉइंट पता है, तो अपन r.n इक्वल टू a.n करने से क्या हो जाएगा भाई, प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। और फिर अपने को क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस प्लेन का क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। चलो ए और बी पता थे, उससे ये भी मिल गया, और ये भी कैसे की किसी की गला भाई, नॉर्मल की। तो प्लेन की इक्वेशन मिल गई, प्लेन की इक्वेशन मिल गई, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इस पॉइंट से अगर निकाला तो अपने पास आंसर आ गया 5, ठीक है। अब देखो एक लॉजिक का क्वेश्चन अपने को पूछा गया है, क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस फॉर विच दिस इज टोटोलॉजी। अब टोटोलॉजी के लिए सारा या तो ट्रू होना चाहिए कि नहीं। अब ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाने से भी कर सकते हैं। देखो ट्रूथ टेबल से क्या हो जाता है कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन को अपन 4 बार गिनेंगे ऐसा करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, अपन सारी प्रॉपर्टी लगा के उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो पहला जो है, पहला कितना है पूरा, देखो
ये वाला देखो, ये वाला उसमें एक इम्प्लाइज का यूज हो रहा है, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर यूनियन क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेशन पी यूनियन नेगेशन क्यू यूनियन आर यूनियन क्यू। ठीक है, देखो जरा समझना, इसका नेगेशन और इसका यूनियन, क्योंकि ये इम्प्लाइज में है, उसी तरह से ये भी किस में है भाई, इम्प्लाइज में, तो इसका भी अपन आराम से अलग से निकाल सकते हैं। क्या आएगा देखो जरा समझना, ये वाला देखो, ये वाला आएगा ऐसे ही ऐसे, ठीक है, और ये वाला जो आया ना वो कैसे बनेगा, P इसका नेगेशन, देखो समझना, इसका नेगेशन उसका यूनियन इसके साथ, तो क्या बना ये, नेगेशन P यूनियन क्या आएगा, नेगेशन R और यूनियन ये इसका तो Q के साथ। तो अपने पास ये बना और ये बना, और इन दोनों में क्या है भाई, इंटरसेक्शन। अब देखो जरा समझना, ये नेगेशन Q और Q आ गया तो पूरा पूरा बन गया भाई, पूरा सेट बन जाएगा। तो अपने को इसका तो इंटरसेक्शन किसी के साथ लोगे जो दूसरा वाला है वही आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, नेगेशन P यूनियन नेगेशन R यूनियन Q। अब ये आ गया है, अब इसको अपने को टोटोलॉजी बनाना है, ठीक है ना। अगर R की वैल्यू मैंने P ली, अगर मान लो समझो R की वैल्यू अगर अपन ने P ली, तो ये क्या बनेगा, नेगेशन P यूनियन नेगेशन P यूनियन Q। भाई ये तो कोई हिसाब से अपने को टोटोलॉजी लग ही नहीं रही है, तो ये टोटोलॉजी देखो है भी नहीं, समझो, क्योंकि ये है कि इसमें सिंपलीफाई ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, नेगेशन P यूनियन Q आ सकता है, और ये पूरा पूरा तो है नहीं भाई, इसमें बच ही जाएगा, कुछ एलिमेंट बच ही जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो R की वैल्यू अपन ने अगर Q ली तो क्या होगा, नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q यूनियन Q। अब इसमें देखो जैसे इसमें सीधा दिख गया कि नहीं, कि नेगेशन Q यूनियन Q करेंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपन देखते तो बाकी के दोनों के अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो पहला वाला जैसे कि P रखा तो नॉट टोटल आया, फिर R बराबर नेगेशन Q P रखा तो क्या आ गया, देखो ये नेगेशन नेगेशन फिर P हो जाना था, यहाँ से नेगेशन और नेगेशन P वापस P हो जाएगा, तो ये दोनों का पूरा टोटोलॉजी आ जाएगा। R बराबर Q रखने पर ये नेगेशन Q और Q आ जाना है, तो पूरे वापस टोटोलॉजी आ जानी है। R बराबर नेगेशन Q रखने पर ये वापस Q बन जाना, तो Q यूनियन Q तो Q ही रहेगा, तो नेगेशन P यूनियन Q, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। तो कितने अपने ऐसे R की वैल्यूज थी जिसके लिए टोटोलॉजी हो, तो आंसर कितना हो गया 2। चलो आंसर हो गया अपना 2। क्या बोल रखा है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर फॉर विच द लाइन बाइसेक्ट द टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट दिस ऑन द सर्कल दिस। अब देखो क्या हो रहा है कि एक सर्कल है वो जो कि अपने को दे रखा है ऐसे, और उसके ऊपर एक पॉइंट है, उससे अपने को ऐसी दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड मिले जिसको ये वाली लाइन क्या करे, बाइसेक्ट करे। देखो कैसा है, मान लो एक सर्कल है, चलो ठीक है, इसके एक एंड पॉइंट है ना, एक पॉइंट है उसके ऊपर, ठीक है। अब उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, उससे ऐसी दो कोड मिले, मान लो कि ऐसी दो कोड मिले, मान लो कोई से भी कैसे भी कोड मिले जिसको एक लाइन है जो x प्लस वाई जो कैसी करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है। ऐसी दो लेकिन कोड अपने को मिलनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो एक की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी, जिसकी ए स्क्वायर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी जिसके लिए ऐसा हो रहा है। तो अपन क्या पहले इसको देखा तो पहले अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, तो किया तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए बाई 2x माइनस 1 माइनस ए बाई 2y इक्वल टू 0। तो ये तो अपने को सीधा दिख रहा है कि ये तो ओरिजिन से तो एक पास हो रहा है, और एक आप ध्यान से देखो तो डायमेट्रिक फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, x माइनस 1 प्लस ए बाई 2 प्लस y एन y माइनस 1 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसको x माइनस 0 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी y माइनस 0 लिख सकते हैं, तो एक ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट हुआ 0,0 और दूसरा हुआ 1 प्लस ए बाई 2 1 माइनस ए बाई 2। अब देखो ये सर्कल का मान लो ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, ठीक है, एक और एक क्या है, ओरिजिन, चलो ठीक है, लेकिन ये पॉइंट है, यही पॉइंट है। देखो इस पॉइंट से ही अपने को क्या करना है, दो डिस्टिंक्ट कोड निकालनी थी। तो ये पॉइंट को अपन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो एक पॉइंट पता है, उससे दो कोड में क्या एक स्लोप होता है क्योंकि एक लाइन ही है कोड एक, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m का उसमें x माइनस x1। अब देखो x1 और y1 अपन इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड लिखना नहीं है, तो x1 y1 इसको बोल दिया,
और अपन इसमें से पास होने वाली एम स्लोप की ऐसी लाइन निकाल रहे हैं। अब देखो एम की अगर दो पॉसिबल वैल्यूज मिल गई ना, इसके मतलब दो डिस्टिंक्ट कोड मिल गई, ठीक है। तो अपन क्या कैसे और ये वाली लाइन का यूज कैसे कर रहे हैं वो समझना जरा। देखो क्या करेंगे कि पहले अपन करेंगे, समझना, अपन करेंगे ऐसा कि ये वाला इससे मान लो एम स्लोप वाली लाइन है, ठीक है, इसका बाइसेक्ट करिए तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये आएगा। इन दोनों का देखो मेरे को ये बताओ, देखो ये वाला पॉइंट और ये एक एक डायमीटर है, तो सर्कल का सेंटर मान लो कि यहाँ पे, वो सर्कल का सेंटर क्या होगा, अगर ये x1 y1 है, ये अगर 0 0 है तो सर्कल का सेंटर होगा x1/2 एंड y1/2। तो इससे अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डालूंगा ना, मतलब देखो ये वाला जो स्लोप होगा ना, अगर इसका स्लोप m है तो ये वाले का स्लोप कितना होगा -1/m, और उससे अपने को पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा, m और a में। और उसमें क्या करेंगे, m में क्वाड्रेटिक बन रही होगी तो उसका d कैसा करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे तभी काम होएगा भाई। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो डायमेट्रिक फॉर्म में पहले इसको लिख दिया, फिर उसमें से ये पॉइंट में से पास होने वाली m स्लोप वाली कोड की इक्वेशन डाली, उसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट करी, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन से अपन वो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो ये मिड पॉइंट अपने पास मिड पॉइंट आ गया ये। अब ये जो अगर मिड पॉइंट आ गया, देखो मिड पॉइंट ये कौन सा आ रहा है ये समझना, मिड पॉइंट अपने पास जो आ रहा है ना वो ये अपन ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली कोड इनको सोल्व करने पर जो पॉइंट आ रहा है वो ये है, ठीक है। अब इसका और इसका ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप -1/m करेंगे अपन। देखो कैसे करते हैं, देखो ये y1 - y, y1/2 - y1 y एंड x1/2 - x, उसका स्लोप कितना किया -1/m। अब y1 और x1 को फिर अपन रिप्लेस कर रहे हैं, जो अपना था वही, देखो y1 और x1 ये थे, ध्यान रखना। तो इसको इस पे रिप्लेस किया तो पूरा इक्वेशन देखो अभी भी मतलब अपन ने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है ना, अभी भी अपन x1 और y1 और m में ही खेल रहे हैं। फिर अपन ने यहाँ पे आ गए, अभी देखो m में क्या बनी, एक क्वाड्रेटिक, m में क्वाड्रेटिक बना, उसका क्या बनाएंगे, d>0। तो d>0 किया तो उससे क्या अपने को मिल गया, देखो इसका d>0 करोगे तो अपने पास ये बन गया, ठीक है। अब मैं y1 और x1 की वैल्यू इसमें रख दूंगा तो पूरा इक्वेशन a में बन गया। अब देखो क्या बन गया, ये में इक्वेशन ये बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये तो मैं सिर्फ फाइंड कर रहा हूँ, देखो x1 + y1 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, y1 + 2x2 क्या हो रहा है और x1 + 2y1 क्या हो रहा है, वो सब निकाल के इसमें पुट कर दिया तो a² > कितना आ रहा है 8, ठीक है। तो आंसर 4 अपना, ठीक है ना। लास्ट वाला जो ऑप्शन था क्या है, 8 से इन्फिनिटी। चलो देखो क्या बोल रखा है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन अपने को दे रखा है, अपने को ऐसा दे रखा है। चलो ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे इक्वेशन में अपन क्या करते हैं कि देखो अपन दोनों साइड क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं ये रूट एक्स को उधर ले जाऊँ या ना ले जाऊँ, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसे ले जाके करने पर ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो π/4 से x 4√2 sin t -3 φ' और dt, ठीक है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या बन रहा है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन करना इसका मुश्किल है नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखो अपन करते हैं, चलो ठीक है ना। 1/ इसका आएगा 2√x और φ(x) प्लस √x φ'(x) इज इक्वल टू, इसका देखो डिफरेंशिएशन 1 आएगा और x इसमें पुट कर देना है, तो x इसमें पुट कर दिया तो कोई बड़ी बात आई नहीं। चलो ठीक है ना, यही बात बनी भाई। अब देखो φ' φ और sin x ये तीन अपने पास मतलब एक टाइप के अपने फंक्शन है। फाई देखो ये √x भी फंक्शन ही मान सकते हो, लेकिन अपन देखो x बराबर किस पे, इसकी φ' y/4 निकालना, तो x बराबर कितना रखेंगे π/4, x बराबर π/4 रखेंगे ना, तो चलो ये तो φ' को एक तरफ रख के अपन ने यहाँ पे π/4 रख देंगे, यहाँ पे π/4 रख देंगे, बच्चा sin π/4 की वैल्यू भी अपने को 1/2 बच्चा φ π/4 बचा है। ये कैसे निकाला जाए, तो देखो अपने को ये दे रखा है ना, उसमें x की जगह π/4 रखेंगे तो π/4 से π/4 इंटीग्रेशन, आंसर कितना 0। तो ये तो वैल्यू में पुट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और इसको इधर ले जाओ √x + 3 और उसमें फिर x की जगह π/4 रख दो और φ' की वैल्यू π/4 की वैल्यू निकाल लो। देखो कैसे निकाली गई है, अपन देखो यहाँ तक तो आ गए थे। अब φ' की वैल्यू अपने को देखो ऐसे आ गई, पूरी किस में आ गई भाई, φ' एंड sin x, ये और x जो है वेरिएबल, ठीक है। अब पुट x बराबर π/4 पुट कर दिया
तो क्या हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन फाइव डैश ऑफ पाई बाय 4 प्लस ये देखो ये जीरो क्यों हो रहा है, ये बात समझो, क्योंकि फाइव ऑफ पाई बाय 4 कितना है भाई, जीरो, तो ये पूरा जीरो, ये गिनने की जरूरत ही नहीं। और ये आ गया 4√2 साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 और x की जगह पे पाई बाय 4 रख दो, तो आंसर आ जा रहा अपना 8/√π प्लस 6, तो आंसर है अपना 1। ओके देखो एफ आर से r-2 6 से r पे एक रियल वैल्यू फंक्शन है और कैसे डिफाइन कर रखा है, देखो एफ ऑफ एक्स अपने को क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसकी रेंज निकालनी, तो ये तो आपको सबको आता है। देखो समझो इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को वाई लिख सकते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर क्या करेंगे वाई देखो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डी ग्रेटर देन 0 करेंगे और फिर अपनी वाई की वैल्यू आ जाएगी जो इंटरवल में लाई करनी है वो, ठीक है। लेकिन देखो समझो जरा, अपन इसको देख लेते हैं, देखो ये y को इधर भेज दिया, y में एक पूरी एक्स में क्वाड्रेटिक बनी। अब देखो यहाँ पे देखो समझना कि इसको दो अलग अलग केस बना के सोल्व करना होता है, कैसे कि y बराबर 1 वाला एंड y नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y बराबर 1 पे हकीकत में ये क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन y बराबर 1 रखोगे ना तो x की तुम्हें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, मतलब y बराबर 1 अपने रेंज में होगा, इसलिए y बराबर 1 को अपन ने सेपरेट केस यहाँ पे मतलब देख लिया गया है, तो अलग से लिखा हुआ नहीं है। और y नॉट इक्वल टू 1 के लिए अपन ने इसका क्वाड्रेटिक होगी तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो फिर अपने पास y स्क्वायर y में ऐसी जो क्वाड्रेटिक बनी उसकी इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी सोल्व कर ली अपन ने, और y बराबर 1 इसमें होता नहीं हकीकत में, ठीक है, लेकिन y बराबर 1 यहाँ से अपन इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो अपनी रेंज क्या हो गई, ए वाली -∞ से -21/4 क्लोज में यूनियन क्लोज 0 से इन्फिनिटी, तो क्या आएगा चलो आंसर क्या है 4, ठीक है, तो आंसर हो गया 4। अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जो AIJ है और उसकी एंट्रीज है ना वो Z इंटरसेक्शन 0 4 है, मतलब या तो 0 1 2 या तो 4। चलो ये एंट्री लेनी है इस मैट्रिक्स को फिल करने में। नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर बिलोंग करना चाहिए 2 से 13 में। चलो तो इसकी सारी एंट्री का सम क्या होगा, A11 A12। देखो इसको मैट्रिक्स को लिखना है ना तो अपन ऐसे ही लिखते हैं A11 A12 A21 A22, इन सब का सम करना है अपने को और वो अपने को लाना है प्राइम नंबर, और ये प्राइम बिलोंग करना चाहिए 2 से 13 में। तो ये प्राइम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3, फिर आएगी 5 7 एंड 11, ठीक है। अपने को ऐसे सोल्व करना है, चलो ठीक है ना, और इन सब की वैल्यूज अपने को इसमें ही रखनी है। तो देखो इसको अपन ऐसे ही केस बना के भी सोल्व कर सकते हैं, या अपन जैसे कि बाइनोमियल, जैसे कि बेगर्स मेथड में अपन जो बाइनोमियल लगाते हैं उसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, A11 के लिए x की पावर या तो 0 या तो x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 या तो x की पावर 4। इसी तरह सबके देखो ये सब में होगा वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब की कितनी पावर करेंगे, 1 2 3 और 4 बार, और अब इसमें से कोफिशिएंट अपन निकालते रहेंगे किस किस का, x की पावर 3 का, x की पावर 5 का, x की पावर 7 का और x की पावर 11 का, फिर उन सब का कोफिशिएंट का सम कर देंगे। देखो कैसे किया गया है, अपने पास जो बनी वो ये जैसे मैंने लिखी थी, और इसको अपन देखो क्या कर सकते हैं, ये 1 - x = 5 अपन में 1 - x, उसको अपन में 1 - x है उसको क्या कर सकते हैं 1 - x की पावर -1, और 4 पावर है तो -4। अब इसका एक्सपेंशन अपन ने कर दिया, जहां तक जरूर पड़ रही है वहां तक एक्सपेंशन कर देंगे, और फिर क्या करेंगे 3 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो 3 का कोफिशिएंट कैसे बनता है, देखो 3 का अपन एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 3 का कोफिशिएंट कैसे बनेगा भाई, कि यहाँ पे तो सारी पावर 3 या 3 से बड़ी है, तो ये जब 1 हो और यहाँ से 3 हो तभी मिलेगा, तो ये तो क्या हो गया 63। अभी एक 5 वाली देख लेते हैं, चलो 5 वाली कैसे मिलेगी, या तो ये 5 वाला आए और ये 1 वाला आए, या फिर बाकी सब में से मिलेगा नहीं, या ये 1 वाला और यहाँ से 5 वाला जो मिलेगा उससे हो सकता है x की पावर कितनी 5, और x की पावर 5 देखो यहाँ पे है ना, आगे लिखना, ये जो x की पावर है 4 होगी और 8c 5 x की पावर 5, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। तो अपने पास 5 वाली भी बन गई 8c 5 और -a4, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। उसी तरह से 5 और फिर 7 के लिए और 11 के लिए, तो टोटल जो सम होगा वो कितना होगा 204।
अब दूसरा तरीका ऐसा है कि अपन केस बनाए कि इसको अगर 0 0 0 3 दे तो सम होता 3। अब देखो इसको कितने तरीके से अपन इन सब में कर सकते हैं, क्योंकि देखो A1 इसकी ये 3 यहाँ पे हुआ, A1 2 हुआ, उसकी जगह पे अगर A2 2 अगर 3 हो जाए और बाकी तीनों 0 हो जाए तो भी अलग मैट्रिक्स मिलेगा। तो अपन इसके 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल अलग अलग अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से सबके केस अगर गिनेंगे तो उसी तरह से भी आंसर अपना कितना आएगा भाई, 204। तो 204 इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो देखो वापस एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए का डिटरमिनेंट अपने को 2 दे रखा है और डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स अपने को ये बोल रखी है। अब देखो पहली बात ये समझ लो कि अपने को बोल रखा है कि इसका डिटरमिनेंट जो एडजॉइंट में पूरा है उसकी इतना है, अपने को n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। n बाई n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो अपने n की वैल्यू निकालनी चाहते हैं। अब पहले ये अपन देख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट होता है ना वो होता है a की पावर n-1, और अपने पास जो एडजॉइंट ऑफ k होता है ना, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सीधा अगर डिटरमिनेंट निकालना है और डिटरमिनेंट अगर नहीं करना है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, देखो समझना, एडजॉइंट ऑफ ए में लिख सकते हैं और इसमें आएगा k की पावर n-1। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसका अपने को क्या निकालना था यहाँ के भाई, डिटरमिनेंट, ठीक है ना, उसकी वैल्यू अपने को पता थी। तो ये एडजॉइंट में है ना, तो अंदर वाला जो है वो पूरा मेरा ए बन गया, पूरा मेरा क्या बन गया, मतलब बी मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी पावर कितनी होगी भाई, n-1। तो अंदर वाला जो है 2 एडजॉइंट ऑफ 2 ए इनवर्स, उसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी भाई, n-1। ये अपने को दे रखा है 2 की पावर 84, ठीक है। अब देखो ये 2 की पावर, अब देखो ये जो डिटरमिनेंट होता है वो कैसे खुलता है, ये भी बात काम की है। के ए का डिटरमिनेंट होता है ना वो क्या होता है, k की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये 2 है ना, उसको 2 की पावर n-1 सीधा सीधा मत लिख देना, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है। तो पहले डिटरमिनेंट खुलेगा तो क्या होगा, 2 की पावर क्या होगी n, और फिर क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट, और फिर क्या आएगा इन सब की पावर में n-1, ठीक है। और फिर अभी इसको वापस कैसे, जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, के ए टाइप हुआ, तो इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n-1 और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। चलो देखते। अब देखो जैसे कि मैंने बोला था ये वाला जो आया था उसके बाद अपन 2 की पावर n क्यों कर रहे हैं, ये बात समझनी खास है, क्योंकि के ए का डिटरमिनेंट क्या होता है भाई, k की पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसीलिए अपन ने ऐसा किया गया है। फिर इसकी पावर n-1 है और इसका जो है उसका अपन ने ये रूल यूज किया है कि एडजॉइंट ऑफ के ए इक्वल टू क्या होगा भाई, कि k की पावर n-1 और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये वाला अपन ने यूज किया है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ए इनवर्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, पूरे की n-1 तो चल ही रही है। और सिंप्लीफाई अगर अपन ने किया, देखो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो एक बात यह है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है भाई, 1/a का डिटरमिनेंट, 1/a का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट कितना बोल रखा आपने को, 2। अपने पास ये सोल्व करने के बाद देखो ऐसा आ रहा था। अब ये क्यूबिक मत बना देना, इसको सोच लेना, ठीक है ना, कि n की वैल्यू देखो अच्छी ही होगी कोई, देखो क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जानी है ना, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर में होनी है, क्योंकि n क्रॉस n एक मैट्रिक्स तभी बनेगा। तो n की वैल्यू थोड़ी सोच लोगे तो आसान रहेगा क्यूबिक सोल्व करने से अच्छा, ठीक है ना। अब चलो इसका आंसर कितना आया, n बराबर 5। चलो अपने को कांस्टेंट टर्म बोल रखी है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज -84 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -3l अपने को 2 की पावर अल्फा एंड बीटा दे रखा है। अपने को इसमें अल्फा है ना वो मैक्सिमम पावर है 2 की जितनी हो सकती है उतनी, क्योंकि बीटा अपने को ओड नंबर दे रखा है। अल्फा l माइनस बीटा अपने को फाइंड करना है। तो देखो पहले तो अपन इसका कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए अपन भी इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो क्या आएगा, tr+1 9cr x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 2 उसकी पावर 9 - r और -4 डिवाइड बाई x की पावर l और उसकी पावर r। अब इसमें x की पावर एक तरफ रखो और कांस्टेंट वाले जो चीज़ है उसको एक तरफ रखो। फिर क्या करेंगे, देखो 9cr 1/2 की पावर 9 - r और -4 की पावर r, ठीक है। ये इसमें और कांस्टेंट हुआ और ये क्या हुआ 9 - r
5/2 माइनस RL, ठीक है। ये जो हुआ वो x की पावर में हुआ, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म तब होगी जब ये 0 होगा, तो ये वाली टर्म को ऊपर वाले को 0 करेंगे, उसके लिए उसकी वैल्यू कितनी है भाई -84, तो इस पूरे को कितने के इक्वल करेंगे -84। अब देखो ये पूरा अगर -84 है और आपको इतना सीधा दिखना चाहिए कि ये पूरा इक्वेशन R में है, तो अपन सोल्व करके R की वैल्यू निकाल लेंगे। R की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ पे पुट कर दोगे क्योंकि ये उसके लिए 0 था, तो R की वैल्यू इसमें पुट करी, उसमें वेरिएबल दूसरा और एक ही बचा है, कौन सा L, तो L की वैल्यू मिल जाएगी। और L और R की वैल्यू मिल गई तो फिर इस क्वेश्चन में अभी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। क्योंकि अपने को इसकी पावर निकालनी, L की वैल्यू पता है तो ये पता है, उसका कोफिशिएंट पता चल जाएगा, तो खत्म बात, ठीक है। चलो ये किया। अब देखो ये बना, इसमें इसको 0 करेंगे, कांस्टेंट टर्म के लिए इसको 0 करेंगे और इसको क्या करेंगे -84 के इक्वल करेंगे। उसकी मदद से अपन सॉल्व करने बैठे हैं तो R की वैल्यू कितनी आई 3। देखो ये भी मतलब आपको क्या करना है, बाय चेकिंग, बाय ऑब्जर्विंग करना है ये सब, ठीक है ना, कि ऑब्जर्व करना है कि 9C मतलब थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाना है, उसी हिसाब से R = 1 2 3 ऐसे चेक करना होगा, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नेगेटिव करना है तो R कितना होना चाहिए, ओड ही होना चाहिए। देखो 1 2 भी चेक करना नहीं, ऐसे दिमाग लगाओगे तो R की वैल्यू 3 पता चल जाएगी। R की वैल्यू 3 और इसको अपन ने क्या करना था भाई 0, तो R की वैल्यू 3 पे इसको 0 किया तो L की वैल्यू कितनी मिली 15। अगर L की वैल्यू 15 मिली, अपने को x की पावर -3L का कोफिशिएंट निकालना था, किसका -3L का, तो अब कितना निकालना पड़ेगा x की पावर -15 का। चलो -15 का निकाला, उसके लिए जो जनरल टर्म थी उसमें उसकी वैल्यू L की वैल्यू तो पुट कर ही देनी थी। अब R की वैल्यू 5 आ गई, R की वैल्यू 5 आ गई तो ये ना इसका कोफिशिएंट ये बना, उसको सोल्व किया तो फॉर्म ए आई। अब देखो ये 63 ओड नंबर है तो अपनी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अपन ने जो फाइंड करना था उस फॉर्म में बिठाया और आंसर आ गया 98। चलो देखो, S be the set of all A belongs to natural number such that area of the triangle formed by the tangent at the point this on the parabola and the lines x बराबर b y बराबर 0 is 16 यूनिट स्क्वेयर। देन अपने को पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए का सम निकालना है। देखो जरा कैसे करते, देखो पहले अपन क्या करेंगे कि इस वाले पैराबोला का फिगर ड्रॉ किया भाई, उस पर एक टेंजेंट खींचे एक पॉइंट पे, ये एरिया निकालेंगे और उससे ए की जो पॉसिबल वैल्यू जा रही है जिसके लिए एरिया 12 हो, ऐसे ऐसे ये लेंगे और उन सब का क्या कर लेंगे सम कर लेंगे, ठीक है। तो क्या किया भाई, अपन ने जो एरिया निकाला वो कैसा आया, हाफ बेस इंटू हाइट आया है। अब ये निकाल के अपन ने इसको कंपेयर किया, एक रिलेशन कहाँ से आएगा, ये जो पॉइंट होगा बी कोमा सी वो अपने पैराबोला पे होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, तो ये पॉइंट अपने पैराबोला पे होगा, तो पैराबोला पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आई। तो सारी इक्वेशन देखो मैं क्या करूँगा, ऐसा करूँगा कि 2 इक्वेशन में मतलब 3 वेरिएबल है कि ए बी सी, लेकिन खूबसूरती ये है कि ए बी सी में ए बी सी तीनों कैसे है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे और एक इक्वेशन ऐसे लाएंगे जो एक ही 2 वेरिएबल में ही हो। फिर अपन सोच सकते हैं कि ए की किस किस नेचुरल नंबर की वैल्यू के लिए बी भी नेचुरल मिले, ठीक है, या बी की नेचुरल किस किस वैल्यू के लिए ये नेचुरल मिले, ठीक है। तो चलो अपन ने देखो जैसे कि सी स्क्वायर को यहाँ पे अपन रिमूव करने की कोशिश की, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख दी भाई, सी स्क्वायर की वैल्यू 2a भी आ रही है, वो यहाँ पे उठा के यहाँ पे अपन स्क्वायर करके रख देंगे, तो रख दी तो ये आ गया। अब इससे ये आया, अब अपन सोचते हैं कि बी की किस किस वैल्यू के लिए अपना ये कैसा आए इन नेचुरल नंबर आए। तो बी की वैल्यू देखा, जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू अगर 1 रखी तो ये 128 आ जाएगा भाई। ये बी की वैल्यू अगर 2 रखी तो ये देखो डिवाइड करना, ये क्या है कि मैं 128 क्या है 2 की पावर 7 है और नीचे 2 की पावर 3 बनेगी तो डिवाइड कर जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बी की वैल्यू 2 लेने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2 की पावर 4, तो कितनी आएगी 16। अब ए की वैल्यू में 3 ले सकता नहीं हूँ क्योंकि 3 की क्यूब इसको डिवाइड कर रहा नहीं। 4 ले सकता हूँ क्योंकि हाँ 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी 2, ठीक है। लेकिन ए की वैल्यू अब 4 से बड़ी लेंगे तो उसका क्यूब होगा, वो देखो 5 का तो क्यूब ले नहीं सकते, 6 का आएगा नहीं, तो इसमें फिर इसको डिवाइड करने पर नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। तो ए की वैल्यू ये 3 ही पॉसिबल है और इन 3 का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 140। एरिया ऑफ द रीजन दिस देन 6a + 11 का स्क्वायर। देखो एरिया किस किस का निकालना पहले अपन ये देखते हैं। 2x - y है, 2x - 1 का मॉड्यूलस y से कैसा होना चाहिए छोटा,
एक्स बराबर 1/2 यहाँ पे पॉइंट है भाई, और 0 पे ये वैल्यू 1 देगी तो ये 1 और ये 2x माइनस 1, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, इससे बड़ा होना चाहिए, y इसके ऊपर रहना चाहिए। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड्यूलस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड्यूलस, जिससे अपना ग्राफ कैसा रहना चाहिए, छोटा। अब देखो हकीकत में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 और 1 पे आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस है तो ऐसा आ जाएगा भाई। चलो ठीक है, ऐसा आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपना y है ना वो इन दोनों के बीच में रखना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो ये दोनों ग्राफ है ना वो x बराबर 1/2 पे कैसे है भाई, सिमेट्रिक है, देखो जरा, ठीक है। तो ए वाला एरिया निकाल के उसको 2 टाइम कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो खास बात ये ध्यान रखना कि कोई सा भी एरिया निकाले अपन, ए वाली लाइन कौन सी है देखना जरा, ए वाली लाइन है कितने 2x माइनस 1 नहीं है, ए वाली लाइन हो जाएगी 1 माइनस 2x, क्योंकि x अपना 1/2 से छोटे पे ये लाइन कैसी हो जाएगी 1 माइनस 2x। और ये वाला कर्व क्या होगा भाई, ये वाला कर्व देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मत लिख देना, ये कर्व है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट, उसका इंटीग्रेशन 1/2 से, सॉरी ये वाला पॉइंट मान लो x1 मिला, ये वाला दोनों को सोल्व करने के बाद क्या मिला, x1 पॉइंट मिला, x1 से 1/2 पे क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे, किस चीज का, तो कि x माइनस एक्स स्क्वायर वो ये वाला कर्व हुआ, उसके टोटल एरिया गिरेगा, माइनस ए एरिया अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो वाला एरिया कैसे मिलेगा, 1 माइनस 2x का करके, ठीक है ना, 2x इंटीग्रेशन भी उसमें करके अपने को क्या मिल जाएगा भाई, ये टोटल ये एरिया मिल जाएगा आधा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो खास बात ये है कि इसमें कैलकुलेशन कैसी है, देखो समझना, इंटीग्रेशन करने पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को सोल्व करने पर देखो कैसा बन रहा है, समझो जरा। इन दोनों को जैसे कि सोल्व किया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस देखो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 2x को सोल्व किया तो ऐसे आए दो रूट। अब अपने को पता है कि जो अपना रूट है वो 0 और 1/2 के बीच में लाई करेगा, तो वैसा जो रूट है वो 3 + √5/2 होगा ना, वो 1/2 से बड़ा है तो उसको कंसिडर किया नहीं, तो ये अपना x1 हो गया, ठीक है ना। तो इससे इंटीग्रेट करना है 1/2 पे, और जैसे कि मैंने लिखा था वही। अब देखो अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या बना, 3x²/2 x³ 3 माइनस x। अब देखो 1/2 वैल्यू रखने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 - √5/2 देखने देने पे थोड़ा दर्द है, देखो समझना, क्योंकि इसका स्क्वायर और क्यूब आएगा। तो उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो है ये वो क्या, ये रिलेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा भाई, क्योंकि इसका रूट है। तो x² को अपन लीनियर में ला सकते हैं, x² को क्या लिख सकते हो, देखो x² जहां जहां होगा ना उसको मैं 3x - 1 लिख सकता हूँ, और उसी तरह से x³ क्या लिख सकते हैं 3x² - x, वापस ax² को 3x - 1 लिख देंगे तो 9x - x मतलब 8x - 3 आ जाएगा। तो अपन ने x² और x³ को दोनों को लीनियर में रख दिया, और लीनियर में x की वैल्यू की जगह 3 - √5/2 रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन नहीं आएगा, ठीक है। देखो जरा अपन ने क्या किया, तो देखो ये मैंने जैसे कि बोला x³ की जगह पे ये रख देंगे, तो ये वाला जो होगा वो पूरा सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, जैसे कि बना अपने पास 5x - 3/6, x बराबर 1/2 के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन किया तो देखो ऐसा आया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाला आंसर आया। उन्होंने देखो इंटीजर टाइप में था तो बिठाना भी ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो बना नहीं सकते इंटीजर टाइप में, तो इसलिए उन्होंने 6a + 11 करवाया, उसका स्क्वायर करवाया तो 125 अपना आंसर आ गया। अपने को देखो बाइनोमियल से इसमें देखो दो क्वेश्चन पूछे गए, समझो, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर -6 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो 9c(r) करोगे, 4x/5 की पावर कितनी करोगे 9 - r, और 5/2x² की पावर करोगे r, तो x की पावर क्या होगी 9 - r - 2r, तो x की पावर कितनी होगी 9 - 3r, x की पावर कितनी होगी भाई 9 - 3r। अब x की पावर 9 - 3r को अपन -6 से कंपेयर करेंगे तो 9 - 3r बराबर -6, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, r की वैल्यू 5 अगर इसमें पुट कर दोगे तो क्या बनेगा 9c5 और 4/5 की पावर 9 - 5 तो 4, और 5/2 की पावर कितनी आएगी 4, ठीक है। तो इसमें देखो 5 और 5 की पावर 4 तो कैंसिल हो जाना है, 4 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 तो 2 की पावर 4 बचनी है, और 9c5 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है,
ठीक है। आर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 5, इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन करना है अब तो भाई। देखो 5 की पावर कितनी, आर की वैल्यू 5 है तो आर 5 की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा, 5 एक बच जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन में देख लेना। तो आंसर कितना आएगा 5040, ठीक है। A be the event such that absolute difference between two randomly chosen real numbers in the sample space 0 से 60 is less than equal to A। चलो देखो ये, देखो ये एक टाइप से क्या बोल सकते हैं अपन, एक जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। क्योंकि देखो x और y है, वो अपने को उन ऐसे नंबर लेने हैं जिसके लिए x माइनस वाई कैसा हो भाई, a से छोटा हो। और ये जो इवेंट है ये फेवरेबल इवेंट अपनी, उसके केसेस तो अपन ऐसे गिन नहीं पाएंगे, ठीक है ना, ये तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो अपने को ऐसा बनाना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे है 11/36 आए। तो अपन इसके पहले देखो टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकते हैं भाई 0 से 60, y की वैल्यू भी 0 से 60 तक, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होगी देखो, एक तो अपन इसके लिए पहले ये करते हैं, क्या होगा x माइनस वाई और ये, ठीक है, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। चलो अब क्या x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए और इसका इंटरसेक्शन लेना है, वो अपना होगा कॉमन रीजन जो कि फेवरेबल रीजन होगा। और टोटल रीजन अपने को पता है 60 वाली लाइन ये 60 है, तो टोटल स्क्वायर हो गया ये 60/60 का, तो 3600, ठीक है ना। तो अपन फेवरेबल रीजन कैसे निकालते हैं देखो, ये समझते हैं। एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए, तो ए अपना पॉजिटिव होगा वो तो पक्की बात है, क्योंकि वरना तो अपना ये अगर नेगेटिव हुआ तो एम्प्टी सेट हो जाता, ये इवेंट एम्प्टी होती और उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 दी होती, लेकिन दी हुई तो नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अब ए की वैल्यू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए और माइनस ए, ठीक है। तो अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं x बराबर, देखो एक लाइन क्या करेंगे ड्रॉ, x माइनस ए इक्वल टू वाई, दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू x माइनस एक्स माइनस ए, ठीक है। चलो ये दो लाइन है। अब देखो दोनों के लिए आप ये समझो कि x माइनस वाई इक्वल टू ए, उसके लिए भी स्लोप कितना है इसका भाई 1 स्लोप, ठीक है 1। देखो ये वाली लाइन पहले देखते हैं अपन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो x बराबर 0 पे ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाली लाइन ये होगी, ठीक है ना। ये वाली लाइन क्या थी x बराबर 60, ये पॉइंट क्या आएगा y 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, ये होगा, ठीक है ना, x बराबर ये होगा तब। और x बराबर 60 पे ये पॉइंट क्या आ रहा है 60 माइनस ए, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या बन रही है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए, चलो ठीक है, x माइनस वाई सॉरी ओके, यहाँ पे माइनस वाई आता तो ये बन जाएगा, सही है। x आपने यहाँ पे कैसे लिखा था देखते हैं जरा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, ठीक है ना, दूसरी लाइन ये बनती, ठीक है ना, वही यहाँ से बनेगी, चलो सही है। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगी x प्लस ए, जो कि वो होगी लाइन ऐसी, स्लोप 1 है इसलिए, ठीक है ना। और a वाला पॉइंट होगा वो 0 कोमा ये, और y बराबर 60 रख दोगे तो y बराबर 60 रखोगे तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 माइनस ए, ठीक है। तो अपना फेवरेबल रीजन कैसे देखो, क्या पहले अपन इनइक्वालिटी इसको क्या 0,0 स्पेसिफाई कर रहा है, तो हाँ मतलब दोनों का कॉमन रीजन इसको भी कर रहा है, तो इसका दोनों का कॉमन रीजन ये आएगा। लेकिन मेरे जो इवेंट में लेना है वो मेरे को इतना ही लेना है, ठीक है ना, जो ये स्क्वायर के इनसाइड है, बाहर जाना नहीं है, ठीक है। तो अपना ये रीजन का एरिया निकालने के लिए अपन टोटल माइनस ये दोनों रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। और दोनों रेक्टेंगल का एरिया देखो सेम होगा, क्योंकि पॉइंट आप देखो तो आइडेंटिकल, देखो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं जरा, तो देखो जैसे कि मैंने बताया था ये वाला रीजन अपने को निकालना है। अपन टोटल माइनस इसका एरिया कितना, देखो ये इसकी क्या हुई बेज हुआ, बेज कितना हुआ 60 माइनस ए, हाइट भी कितनी हुई 60 माइनस ए, उसके लिए इसके लिए भी 60 माइनस ए और ये भी 60 माइनस ए, तो टोटल एरिया हाफ और हाफ पूरा 1 हो जाएगा। तो 60 का स्क्वायर माइनस 60 माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को 11/36 बता रखी थी। अपन इसमें से ए की वैल्यू सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है। तो ए की वैल्यू 10, क्योंकि ए की वैल्यू देखो ये वाली तो ले ही नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये किसी दो x और y अगर 0 से 60 में से ले रहे हैं और उन दो किसी भी का डिफरेंस अगर अपना 10 से अगर छोटा होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होती, तो कोई से भी दो नंबर ले लो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर कितना होगा 10। अब देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन अपने को, देखो जैसे कि अपने को इसका फॉर्मूला पता हो, एन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल n माइनस
आर फैक्टोरियल। वही फॉर्मूला अगर अपन लगाए 2n+1 और ये फॉर्मूला अगर लगाए, इसका फैक्टोरियल माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल नीचे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रेशियो में, इसका रेशियो में अपन ने डिवाइड कर लिया। अब इससे अपन n की अगर कैलकुलेशन किए तो n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 5, और n की वैल्यू 5 के लिए अपने को फाइंड, देखो n फाइंड नहीं करना था, ध्यान रखना, 5 आंसर लिख के मत आ जाना, n² + n + 15 लिखना था। तो आंसर क्या आएगा भाई 45। चलो तो देखो अपने को, देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में तो कि ए बी सी अपने को 3 वेक्टर दे रखे हैं और ए बी और सी का तीनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, और ए बी और सी के वेक्टर में एक रिलेशन दे रखा है, बी और सी के बीच का एंगल दे रखा है, ठीक है ना। अपने पास जो ये रिलेशन है ना उसको पहले यूज करते हैं। तो कैसे यूज होएगा देखो समझना, 2 टाइम, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस 2B वेक्टर इक्वल टू 3C क्रॉस A। अपन ने इसमें A2 और 3 को B और C को ही क्यों दिया, क्योंकि ये दोनों में कॉमन था, तो A को अपन एक कॉमन निकालना चाहते थे तो उसको रहने देते, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होएगा, A क्रॉस 2B, और ये इस तरफ आएगा तो माइनस साइन होगा, फिर क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस A क्रॉस 3C इक्वल टू 0, ठीक है। तो A क्या हो गया, A का क्रॉस हो गया 2B प्लस 3C, उसके साथ क्या हो गया 0। अब दो वेक्टर का क्रॉस 0 कब होता है, जब दोनों कैसे हो पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A होगा ना, वो क्या हो गया लेमडा टाइम्स 2B प्लस 3C आ जाएगा। अब देखो A, B और C में एक रिलेशन अपने पास और आ गया, लेकिन इसमें लेमडा अपने पास अभी पता नहीं है। लेमडा देखो अपन निकल कैसे सकते हैं, अपने को तीनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो A का मैग्नीट्यूड यहाँ से आराम से आ जाएगा, यहाँ पे लेमडा स्क्वायर आएगा, A का स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, फिर इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, उसमें देखो B का मैग्नीट्यूड पता है, C का पता है, और दोनों के बीच का एंगल भी पता है, तो इससे इस तरफ भी एक कांस्टेंट टाइम लेमडा स्क्वायर आएगा, इस तरफ एक कांस्टेंट, तो अपने को लेमडा की वैल्यू पॉसिबल मिल जाएगी। अब A इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया और ये वेक्टर है, ठीक है ना। तो अपन A को क्या कर सकते हैं, A को B और C में ट्रांसलेट कर लेंगे तो सारा ये क्या इसमें मिल जाएगा B और C में। अब B और C में अगर ये पूरा मिल गया तो अपन क्या कर सकते हैं, B और C का मैग्नीट्यूड भी पता है, उसके बीच का एंगल भी पता है, तो सारे ये अपने को ये वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पे A क्रॉस C है ना, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि कोई वेक्टर का क्रॉस का कोई मतलब, कोई स्क्वायर का कोई मतलब होता नहीं है, तो उसका क्या हो गया पहले मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, उसके बाद उसका स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो जैसे कि मैंने बोला था, अपन ने A को कैसे लिख दिया, लेमडा टाइम्स 2B प्लस 3C लिख दिया, फिर अपन दोनों का मैग्नीट्यूड लिया तो अपने को लेमडा की वैल्यू कितनी मिली 1। अब देखो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल रही, तो लेमडा 1 लेना कि -1 लेना, तुम कोई सा भी लेके चलोगे आंसर तो आ ही जाना है, लेकिन अपन दोनों को लेके एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे A क्रॉस C किया तो अपने पास ये आ गया। अब देखो A क्रॉस C इज इक्वल टू 4 टाइम B क्रॉस C का स्क्वायर आ गया। अब ऐसा क्यों किया कि अपन ने A को रिमूव कर दिया, क्योंकि B और C के बीच का एंगल पता है ना, कि A और C के बीच का एंगल अपने को पता नहीं, अपने को पता किसके बीच का एंगल है, B और C के बीच का, तो ये B और C आ गया। फिर इसका B स्क्वायर C स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे अपने को 2π/3 पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, और A डॉट B की वैल्यू कितनी है। अब देखो A डॉट B है ना, वो भी कैसे निकालेंगे अपन समझना, अब A इज इक्वल टू क्या है अपने पास प्लस और माइनस 2B प्लस 3C, ठीक है। तो A डॉट B करेंगे तो क्या आएगा प्लस और माइनस 2B प्लस 3C, उसके साथ डॉट किसका करेंगे B का, तो ये क्या बनेगा B और C और B के बीच का एंगल तो कितना है 90, C और B के बीच का एंगल कितना है, सॉरी अपने को पता है कितना है 2π/3। तो इसमें देखो B डॉट B आएगा तो B का स्क्वायर आ जाएगा, और C डॉट B आएगा तो C का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल 2π/3। तो अपने को A डॉट B की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने को उसने वैल्यू यहाँ पे रखी तो अपने को आंसर कितना मिल गया 3, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज अपने को दे रखी है, क्या सीरीज दे रखी है कि 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं तो अपने को क्या दिया हुआ है, देखो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, मतलब सारे ओड नंबर चल रहे हैं। देखो 1 3 5 7 9 ऐसे ओड नंबर चल रहे हैं, उन सबके में स्क्वायर है, और पास में क्या है 1 है, फिर 2 है 3 4, एक जो नंबर है वो ऐसे ही चल रहा है 1 2 3 4, और साइन अल्टरनेट चल रही है 1 -1 1 -1 1 1 -1 ऐसे,
ठीक है। तो इसमें टर्म कितने होंगे, 15 टर्म है, क्योंकि 1 से 15 तक जा रहे हैं तो 15 टर्म होंगी। तो अपन इसको है ना ऐसे पहले लिख लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं। क्यों उल्टा लिखने से, देखो माइनस वाला है ना छोटा है ना, तो वो दिखते रहेगा, ठीक है। 27 रहेगा क्योंकि ओड ही चलेंगे सारे, ठीक है ना। प्लस 13 इंटू 25 का स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 23 का स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे चलेगा, देखो समझ रहा, 15, 14, 13 और 12, और यहाँ पे 29, 27, 25 और 23, क्योंकि सारे ओड नंबर ही चलेंगे। ऐसे लास्ट में ये बचेगा अभी। लेकिन देखो ये दो टर्म है ना, उसको अपन कंबाइन कर सकते हैं एक साथ में। कैसे, देखो समझ रहा, ये वाला जो टर्म है ना, उसको मैं n+1 अगर लिखा तो ये हो गया ना, वो हो गया 2n। देखो 2n+1 हो रहा है कि -1, कैसे चेक करेंगे, देखो n+1 अगर 15 है तो n की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 14 2 जा 28 +1 यहाँ पे होना चाहिए। तो ये वाला होगा ना वो n और n और 2n - 1 का स्क्वेयर। तो इन दो टर्म का एक साथ मैंने एक टर्म लिख दिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो ये दो टर्म के लिए मेरे को एक टर्म मिल जाएगी, उसमें n की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा 14, तो इसका मेरे को कंबाइन आंसर मिल जाएगा। फिर इन दोनों के लिए भी अगर इसमें n की वैल्यू में 12 रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 23 का स्क्वायर माइनस में और 13 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस में। तो मेरे को इसमें n की वैल्यू 14, 12 फिर 10 सारी इवन रखूंगा ना, तो मेरे को दो टर्म के एक साथ आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे कैसे, जैसे कि अपन ने में से बोला, इसको अपन ने पहले लिख दिया, इसका अगर सॉल्यूशन किया तो अपने पास ये मिला। अब ये जो है ना वो किसके लिए वैलिड है, 2, 4, 6 सारे इवन के लिए। और देखो ये जो 1 है ना, इसमें टोटल 15 टर्म है, तो ऐसे दो के एक जोड़ में ऑर्डर पेयर मिलेगी, दो की पेयर मिलेगी, तो एक टर्म लास्ट में बच जाएगा। वो कौन सा बच जाएगा, तो कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर को अपन ने साइड में रहने दिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी ये सबको अगर 2, 4 अपने को ऐसा नहीं रखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको n को मैं 2 के रख दूं और k की वैल्यू 1 से 7 तक वेरी करवा दूं। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो अपने को k समेशन k स्क्वायर पता है, समेशन k पता है और समेशन 1 भी पता है। आंसर अगर निकालेंगे तो इसका आएगा 6951, और फिर ये जो 1 बचा है वो ऐड करेंगे तो 6952। चलो ठीक है। तो ये अपन ने 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन पूरा कर लिया, ठीक है ना। तो देखो ये पेपर अपन बोल सकते हैं कि ये पेपर इतना टफ भी नहीं था, जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, लेकिन कुछ जैसे कि क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जिसको अपने को क्या करना था, स्किप करना था। अगर तुम स्किप करना सीख जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन में आप आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे, ठीक है ना। इजियर साइड पे क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन जो लेंदी थे उसको स्किप करना था, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो तैयारी इस तरह की करो कि आगे के पेपर ऐसे दो जिसमें आप क्वेश्चन को मतलब कैसे आपको पता चले कि क्वेश्चन लेंदी जाएगा या शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, वो अगर पता कर लोगे तो पेपर आपका सही रहेगा, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।